चलिए, गुड इवनिंग साथियों। और सभी बच्चों का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जी हाँ, प्रयोगशाला परिचारक की जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर डिसाइड हुई है। तो बहुत जल्दी नवंबर में आपके प्रयोगशाला परिचारक भृत्य चौकीदार के जो 880 पद निकले थे, इन्हीं का एग्जाम होना है। तो जितने बच्चे जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि 430 पद प्रयोगशाला परिचारक के निकले हुए थे, जो कि जिसके लिए 10वीं पास मांगे गए थे, है ना। तो सभी बच्चे उच्च शिक्षा विभाग के साइट पर फॉर्म फिलअप किए होंगे। बहुत ही जल्दी व्यापम के साइट पर आपके री रजिस्ट्रेशन जो कि कंफर्म होंगे। री रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का फॉर्म बहुत जल्दी मांगा जाएगा। उसके बाद आपके नवंबर में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो साथियों, सभी का स्वागत है। अभी जो मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं, वो पिछले बार जो प्रयोगशाला परिचारक के क्वेश्चन हुए थे, जिसका एग्जामिनेशन अभी हाल ही में 2023-24 में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ हुआ था, यही पेपर था प्रयोगशाला परिचारक का। तो ये प्रयोगशाला परिचारक का जो क्वेश्चन पेपर है आज हम लोग देखेंगे। और हमारी जो क्लास है विज्ञान की, ये सितंबर 23 है ना, 23 सितंबर 2024 से शुरू हो रही है। तो जितने बच्चे हो सके जो 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, रणनीति को सटीक करना चाहते हैं, एक पद लेना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाइए। रेगुलर रूप से 2 महीने हमारी क्लासेस संचालित होगी। तो जी हाँ, सबका स्वागत है। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाते हैं। मैं एक बार और बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो हाल ही में कंडक्ट कराए गए थे। सेम टू सेम सिलेबस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, है ना। यहाँ से लगभग 60 नंबर के प्रश्न आपके प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाएंगे। और 40 नंबर का जो वेटेज है वो CGGS प्लस जियोग्राफी का रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, स्वागत है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग को बता दूं कि इसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। हम लोग फिजिक्स वाला पोर्शन पहले देखेंगे कि संबंधित क्वेश्चन पेपर में भौतिक शास्त्र से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो जितने बच्चे जो जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट देखने को मिल जाए। स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो फिजिक्स से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 20 प्रश्न थे। और इन्हीं 20 प्रश्नों पर हम अपना वक्तव्य करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से लेवल रहता है प्रयोगशाला परिचारक, क्योंकि आप सब जानते हो 10वीं पास मांगा गया है। तो यहाँ पे जो हमारी पढ़ाई की रणनीति होगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित होगा, है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, मिथाइल एल्कोहल, या जो दैनिक जीवन में जो चीजें यूज हो रही है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनसे संबंधित जो प्रयोगशाला में क्या क्या यूजेस हैं, है ना। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार उससे पहले हम लोग देखें कि पिछले साल जो प्रयोगशाला परिचारक का पेपर हुआ था, उसमें कैसे टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो स्वागत है दोस्तों। भौतिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो फिजिक्स से का है, भौतिक शास्त्र का। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी का देखेंगे, देन हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके भौतिक से, फिजिक्स से, है ना। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है, उस उपकरण का नाम बताना है जो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन डी ओम मीटर। चलिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके आंसर देंगे भाई क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए, स्वागत है सबका। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वोल्ट मीटर का भाई मापन वोल्ट को मापने के लिए किया जाता है ना। वोल्टेज को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए और आंसर देंगे भाई गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है ये धारा को मापने के लिए, है ना। धारा को मापने के लिए किया जाता है कि धारा का जो फ्लुएंसी हो रही है वो किस दिशा में हो रही है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, धारा की दिशा क्या है। और लास्ट है ओम मीटर। इसका आंसर हो जाएगा भाई अमीटर। क्या हो जाएगा, अमीटर। की अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि जो घर में विद्युत धारा होता है ना, इसको मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। स्वागत है किशन, नंदनी, जितेन,
वीरेंद्र, सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, सबका स्वागत है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पूछा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए, आपस में काटती है क्या, एक दूसरे को काटती है क्या, या सी, समानांतर होती है, या डी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, इनका आंसर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या ये आपस में एक दूसरे को काटती है, कि एक दूसरे को नहीं काटती, कि समानांतर, या कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए सभी बच्चे जोरों शोरों से इसका आंसर देंगे भाई, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे। चलिए, है ना, 23 सितंबर से भाई प्रयोगशाला परिचारक की बैच शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रयोगशाला परिचारक में ज्वाइन कीजिए, जिसके साइंस संबंधित जो प्रश्न है ना, साइंस के लगभग 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सीजीजीएस, सीजीजीएस का जो वेटेज है भाई वो 40 नंबर का है। ठीक है, तो संबंधित जितने भी विद्यार्थी प्रयोगशाला परिचारक के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के सभी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आंसर क्या है भाई, कि कभी भी, है ना, कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, किशन बंजारे जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग। डोमन जी, विच इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, है ना, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता, ठीक है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता बढ़ जाती है क्या? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता घट जाती है क्या? या किसी चुंबक की चुंबकीयता समान रहती क्या गर्म करने पर, या समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से सही है, इसका आंसर देंगे भाई। जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे, उतनी जल्दी क्लास की सेशन संबंधित जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए स्वागत है, बहुत ही रोचक क्लास होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक का। आप लोग को बता दूं कि लगभग 430 पद निकले थे, है ना, प्रयोगशाला परिचारक के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ जीएस रहेंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, साइंस के लगभग 60 प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्न आपके सीजीजीएस से होंगे। चलिए आंसर आ चुका है भाई। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी जो चुंबकीयता बेटा वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गुड इवनिंग सागर जी, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? आपको बताना है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास में इसकी यूनिट बताऊंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, जल्दी जुड़िए सभी बच्चे जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताओ जिन लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे कि साध्य पीएससी एकेडमी की एप्लीकेशन पे और मोबाइल यूट्यूब चैनल पे प्रयोगशाला परिचारक की क्लास शुरू हो रही है 23 तारीख से। आज जिसका फर्स्ट डेमो क्लास है ना, तो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है भाई, टेस्ला। क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्ला। ठीक है, सभी चीजें आपको पढ़ना है आपके थ्योरी वाले क्लास में। थ्योरी वाले क्लास में जो कि 23 सितंबर से शुरू हो रही है, विस्तार पूर्वक आपको चीजों को मैं समझाऊंगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन पेपर है उसका आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, व्यापम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो हम कूट वाले प्रश्नों को साथ में लेकर आएंगे। हमारा रणनीति रहेगा कि हम 4 दिन पढ़ें और उससे संबंधित एमसीक्यू कूट के परिप्रेक्ष्य से वन लाइनर एमसीक्यू के रूप में सैटरडे कराएं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, और ये आपसे पूछ रहा है कि किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है भाई किस उपकरण का उपयोग जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ, है ना। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट इट यूज्ड मेजर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी फ्लक्समीटर। तो क्या हो जाएगा भाई 45 का आंसर? आप सभी को बता दूं फ्लक्समीटर।
देखो काउंट करते रहो कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हवा में रहते हैं। प्रयोगशाला परिचारक का पेपर है ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। 2 महीने का समय है, नवंबर में पेपर होने वाला है। फॉर्म 7.5 लाख भराए गए हैं। आपको बता दूं फॉर्म की जो संख्या है वो 7.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं आपको जो तैयारी रखनी है, साइंस की वो 60 नंबर की है, और सीजीजीएस जिसमें जियोग्राफी भी शामिल है, करेंट अफेयर भी शामिल है, ये 40 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हाईली कंपटीशन है ना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और पर्यावरण के क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जिससे आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, और हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है प्रहार बैच, उसमें शामिल होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स मीटर इज अ करेक्ट आंसर। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि टीचर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहे, है ना, उनको भी अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, 46 नंबर का क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन पेपर है। 46 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। देखिए, केवल 10वीं पास मांगा था तो क्वेश्चन का लेवल भी, है ना। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, आपको बताना है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चले, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए भाई, बिल्कुल आंसर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। आप सबको बता दूं कि निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आंसर आपका किलोमीटर में दिया है बेटा, जबकि होता क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड, है ना, बेस्ड विच, किस पे, अपवर्तन पे, परावर्तन पे, विवर्तन पे, कि प्रकाश के ध्रुवीकरण पे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी आंसर देंगे भाई कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये किसके बेस्ड पर आधारित है, अपवर्तन के, कि परावर्तन के, कि विवर्तन के, कि प्रकाश की ध्रुवीकरण पे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक एक बच्चों का मैं आंसर देख पा रहा हूँ, गुलशन कुमार पैकरा, सीजी ऑल एग्जाम, डोमन सिंह, डिकेश, वीरेंद्र, राम कुमार, किशन, पिंकी, सुरेश जी, बहुत बढ़िया है ना, सुशीला, जेके गेमिंग, सुरेश पैकरा। चलिए, बहुत बढ़िया नंदनी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को अपवर्तन नहीं कहते, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, है ना। अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है, अपवर्तन में क्या होता है बेटा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये कहलाता है अपवर्तन। यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश का प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन मतलब जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में लौट जाएगी, ये क्या कहलाता है भाई, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है। एक एक चीजें आपको क्लास में विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट सहित, आज तक आपने कभी जैसा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा उस तर्ज पे आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। 23 सितंबर से मैं केमिस्ट्री क्लासेस शुरू करूंगा, देन धीरे से हम लोग फिजिक्स के भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको 1.5 महीना में कंप्लीट कराएंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या चीजें बदलती हैं। बट विभाग ने ए को माना था, फिर उसके बाद जब फाइनल आंसर किया है फिर उनको बी मानना पड़ा, ठीक है। चलिए चलिए, बताइए, व्हाट चेंज व्हेन लाइट फेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी टाइम पीरियड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए भाई,
जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड। ठीक है, वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, लेकिन वे करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, चलिए, कौन से सन में हुआ था सर ये एग्जाम? अभी हाल ही में 2023-24 में ये एग्जाम हुआ था, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के तहत प्रयोगशाला परिचारक की। ठीक है, उसी का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे भाई। वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन बेटा ये है कि वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने बच्चे जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैं इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को भी बता दूं कि व्हाट चेंज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऑप्शन नंबर है ना, सॉरी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं कि व्हाट डज द स्काई अपीयर रेड एट सनसेट इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सबका आंसर आ चुका है भाई 49 का। चलिए, वेरी गुड। वायुमंडल में सूर्यास्त के समय लाल इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग के कारण जो लाइट है, लाइट की जो कलर होती है बेटा, वो लाल कलर की दिखाई देती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, किस रंग का तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है ना? तरंग दैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? वेवलेंथ किसका अधिकतम होता है? कमेंट करके आंसर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। उन, है ना, 23 सितंबर से हमारी प्रयोगशाला परिचारक की क्लास शुरू हो रही है ना, जो कॉलेज में उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला परिचारक के 430, है ना, भृत्य चौकीदार के भी पद निकले थे, और टोटल ऐसे 880 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। प्रयोगशाला परिचारक 10वीं पास मांगा गया था, है ना, तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहेंगे और इसका आंसर देंगे। गुड इवनिंग धर्मेश जी। प्रकाश के परावर्तन का नियम का क्या अर्थ है? जो प्रकाश के परावर्तन है, इसके नियम का क्या अर्थ है? चलिए, आंसर आ चुका है रेड कलर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, चलिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण, आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण, या आपतन कोण और परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं है। ऐसा है क्या भाई? नहीं। तो आप लोगों सबको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से दो नियम होते हैं भाई? कि आपतित किरण जितनी होती है उतनी ही परावर्तित किरण कोण बनाती है। जैसे आपतित किरण ने कोण बनाया 30 अंश, तो परावर्तित किरण भी कितना बनाएगा भाई? 30 अंश। जितने कोण पर आपतित होगा परावर्तित भी उतने ही कोण पे होगा। यही परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है भाई? कि तीनों एक ही तल में होंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप जितने बच्चे थे सबका आंसर था ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? विच लॉ डज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज? ऑप्शन ए स्नेल का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का नियम, सी जूल का नियम, और डी ओम का नियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप सबको बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम क्या है भाई? स्नेल का नियम, म्यू इक्वल टू, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर। इट्स नियम इज स्नेल्स लॉ। किसका नियम भाई? स्नेल का नियम। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है भाई, वो स्नेल के नियम का पालन करता है। बाकी सभी चीजें अलग है, इसके बारे में भी हम अपने क्लास में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, मैं जब प्रयोगशाला परिचारक की क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको तीन चीजों पे फोकस कराऊंगा। पहला बेटा, आपको प्रायोगिक चीजें बताऊंगा। प्रायोगिक चीजें कहने का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज।
जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, है ना, वर्नियर कैलिपर्स का अपर्तनांक, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गेज के बारे में बताऊंगा कि भाई स्क्रू गेज क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीजों पर मैं ध्यान दूंगा। थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर का अपर्तनांक क्या होता है, इन चीजों के बारे में। दूसरी तरफ मैं आपको तथ्यों के कॉन्सेप्ट अभी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपका जो ज्ञान है वो साइंस जैसे सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत करे। 2 महीना डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुड़िए, और जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, है ना, वो सभी के सभी 23 तारीख से मेरी थ्योरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। एक एक चीजें समझ आएगी। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो ये फैक्चुअल चीज है भाई। 1.33 अपवर्तनांक क्या है उसको भी समझाऊंगा। 1.33 कमेंट करके बताना। 1.5 किसका अपवर्तनांक है, 1.5 किसका अपवर्तनांक है, कमेंट करके आप आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जा सकता। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जा सकता। आपको ध्यानपूर्वक चीजों को समझना है और आपको बताना है कि किसमें इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रिज्म, दूरबीन, माइक्रोस्कोप और दर्पण। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, यह कट आपके आसपास नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, है ना, नई ताकत के साथ, एक नई शक्ति के साथ पुनः वापस आइए प्रयोगशाला परिचारक पे। प्रयोगशाला परिचारक जिसका एग्जाम नवंबर में कंडक्ट होना है, तैयारी जोरों शोरों से रखिए, क्योंकि बहुत ही थोड़े से सिलेबस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ जीएस। इसमें ना तो फिजिक्स है, ना तो, है ना, इसमें ना तो सॉरी गणित है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना पॉलिटी है, ना हिस्ट्री है। मतलब लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, है ना, और लिमिटेड सिलेबस पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। थोड़े से बस ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए प्रिज्म, दूरबीन, माइक्रोस्कोप या दर्पण। बिल्कुल भाई, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं आंसर देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चे हैं सबको बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग का लेवल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लेवल। जिनका लेवल नहीं है, जो गलत आंसर दे रहे हैं, उन लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है। जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब किसी एक माध्यम पर आती है, फिर दूसरे माध्यम पे चली जाती है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब दो माध्यम होना जरूरी है, माध्यम एक और माध्यम दो। जैसे कि वायु से आ रहा है, जल में गया, वायु से आ रहा है, कांच में चला गया, कांच से लाइट आ रही है, पानी में चला गया। मतलब दो माध्यम होना जरूरी है, दो अलग अलग माध्यम होना जरूरी है, तभी अपवर्तन की घटना होगी। लेकिन बेटा घर का दर्पण चेक करो, घर का दर्पण चेक करो, कैसे लाइट को इस पार से उस पार आप भेज सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो दर्पण में जो घटना होती है, ये दर्पण में जो घटना होती है, ये अपवर्तन का नहीं, परावर्तन की घटना होती है। और परावर्तन क्या बोलती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो अपने दिशा पर पुनः वापस लौट जाती है, ये घटना कहलाता है परावर्तन। और जबकि अपवर्तन क्या कहलाता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस घटना क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो बाकी सभी चीजों में होगी, लेकिन दर्पण में नहीं होगी। और आपको पूछा गया कि किसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। डी इज द, जिनको भाई नहीं आ रहा है साइंस पढ़ना या साइंस के कॉन्सेप्ट, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं या आर्ट वाले हैं, हालांकि 10वीं पास मांगा गया था, लेकिन बाद में क्या 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट चेक कर देते हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला परिचारक की सही में तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए, प्रहार बैच, ठीक है। आपको सिर्फ दिए गए नंबर पे कॉल करना है, नीचे हमारे नंबर मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर, आपको कॉल करना है, बैच ज्वाइन करना है। और कल 23 सितंबर से, है ना, 23 सितंबर से बेटा रेगुलर क्लासेस थ्योरी, अभी तो मैं पिछला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, 23 सितंबर से थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी साथ में, और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में फिजिक्स। तो ये क्लासेस रेगुलर चलेगी। साथ ही साथ आपको सीजीजीएस के लिए
सीजीजीएस के लिए साहू सर, है ना, साहू सर के द्वारा, आप सब वीडियो देख चुके होंगे साहू सर जी के, तो साहू सर के द्वारा छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही हाई लेवल, है ना, टू लो लेवल रहेगा। मतलब आपको सभी चीजें सार गर्भित और एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ना, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का मापन किसमें किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस, है ना, पावर ऑफ लेंस इसको मेजर किया जाता है किससे? चलिए बताइए भाई। क्लास की टाइमिंग क्या होगी सर? क्लास की टाइमिंग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड पे होगी। ऑनलाइन क्लास 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच स्टार्ट होगी, फिर क्रमशः 5 से 6, 6 से 7 चलेगी। मतलब जो क्लासेस होगी वो 2-3 घंटे की रहेगी। शाम को 4 से लेके 7 बजे तक, है ना, शाम को बेटा 4 से लेके 7 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, मतलब आपको क्लास रेगुलर रूप से शाम वाली बैच होगी, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेंस की शक्ति उन्हीं बच्चे ज्वाइन करें जिनको सच में पोस्ट लेना है। टाइम पास करना है तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें, है ना। मेरे को उन बच्चों से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फालतू वाला टाइम पास वाला काम नहीं। जो सच में प्रयोगशाला परिचारक बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जीएस को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये बैच आप ही लोगों के लिए है ना। साध्य पीएससी एकेडमी की टीम, एक इस बैच का नाम है भाई प्रहार बैच। ठीक है, कॉल कीजिए और बोलिए प्रहार बैच ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, डाईऑप्टर इज द करेक्ट आंसर, है ना। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है भाई? बिल्कुल डाईऑप्टर। ठीक है, चलिए, डाईऑप्टर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? चलिए बताइए, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? क्या विद्युत धारा उष्मीय प्रभाव दिखाता है? क्या विद्युत धारा केवल रासायनिक प्रभाव दिखाएगा? क्या विद्युत धारा केवल चुंबकीय प्रभाव दिखाई देगा? क्या विद्युत धारा उष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रकार का प्रभाव दिखाता है? तो सभी बच्चे बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, बिल्कुल, चलिए, विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? केवल उष्मीय, केवल रासायनिक, केवल चुंबकीय, उष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। चलिए, मैं आप लोग को बता दूं कि व्यापम अगर पेपर लेता है तो बेटा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ना, हाई लेवल का। आपको डीपली चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अंदर तक चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। आपने 12वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा, धारा का उष्मीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, याद आ रहा होगा। उष्मीय प्रभाव पढ़ते थे धारा का, फिर उसके बाद धारा का रासायनिक प्रभाव, सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, फिर चुंबक पढ़ते थे बेटा, है ना, चुंबक के बारे में पढ़ते थे। सभी चीजें आपने पढ़ा है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को बता दूं कि कमेंट करके आंसर देंगे। ये तो लिखा है विद्युत धारा, ये लिखा है क्या है? विद्युत धारा। आपको आंसर देना, मैं जो पूछूंगा कि प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दिखाता है, तीनों में से केवल, है ना, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दिखाता है या कौन सा प्रभाव नहीं दिखाता है, दोनों में आंसर दे सकते हैं। चलिए, वो कमेंट रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, लाउड स्पीकर में, बल्ब में या सोलर पैनल में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को आंसर देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, सभी के सभी बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दिखाई देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम, किसका नियम भाई? ओम का नियम। वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं सभी के सभी आंसर देंगे, है ना। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? चलिए, जितने बच्चे ये जान लिए भाई, मतलब आप सब कॉन्सेप्ट को समझ लिए। देखो, ओम का नियम क्या बोलता है, आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इसी क्लास में आज ही आपको ओम का नियम समझा देता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका भी एकदम प्रैक्टिकल रहेगा। क्या रहेगा भाई? एकदम प्रैक्टिकल रहेगा। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है, ओम का नियम ये बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है?
कि अगर आप कम वोल्टेज का सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कम वोल्टेज का सेल लगाते हैं, तो बहने वाली धारा भी आपको कम मिलेगी। और जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, बहने वाली धारा का मान भी बढ़ते जाएगा, बहने वाली धारा का मान भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अभी मैंने इसमें कम वोल्टेज का सेल लगाया है, तो देखिए फ्लैश लाइट बहुत कम जल रही है। लेकिन मैं जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाता हूँ, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाता हूँ, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाता हूँ, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते गया, धारा और बढ़ते गई, और धारा और बढ़ने से जो लाइट की तीव्रता है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। क्लियर है? आपने प्रैक्टिकली चीजों को समझ लिया? ठीक, चलिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर कहाँ है भाई, वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। चलिए, ओम के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम से, या बायो सेवर्ट के नियम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी के सभी आंसर देंगे भाई कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। चलिए 58 का आंसर देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं 58 का आंसर देंगे। और अभी भी 302 बच्चे जुड़े हैं, लेकिन लाइक मात्र 38। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, एक बार लाइक करो, ठीक है, बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हो लाइक करो। 1000 लाइक पहुंचाना है, फिलहाल तो 100 पहुंचाइए, फिर उसके बाद 1000 आराम से बाद में पहुंच जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ना, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स है। क्या है भाई, राइट हैंड रूल्स है। ये राइट हैंड रूल सही क्या दिखाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम से निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है राइट हैंड रूल। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड रूल्स के द्वारा दिखाई जाती है। फिजिक्स से संबंधित एक और प्रश्न है ना, लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे, एक और प्रश्न होंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे, फिर केमिस्ट्री संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए, एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय विक्षेपण पर, विद्युत रासायनिक प्रभाव पर, या विद्युत उष्मीय प्रभाव पर। सभी बच्चे, मेरे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी कमेंट करके आंसर देंगे कि एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। चलिए, हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारी जो क्लास होगी वो पूरा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि बनना है आपको प्रयोगशाला परिचारक, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। हमारे क्लास में स्क्रू गैस से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे स्क्रू गैस से किसकी मापन की जाती है, वर्नियर कैलिपर्स का क्या उपयोग है, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर से कैसे हम टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे। आप कभी, जैसे कि कंघी है ना, ये कंघी है बेटा, ठीक है, कंघी से जैसे कि आपने तेल, बाल में तेल लगाया है, आपने कंघी यूज किया और यहाँ पे रख दिए, छोटे छोटे डस्ट इसके चिपक जाएंगे, इसको बोलते हैं विद्युन्मय होना। तो आपको सिखाया जाएगा कि विद्युन्मय कैसे होता है, आवेश क्या होता है। तो सभी चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक। आंसर देंगे कि एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। चले, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे हैं सबने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो कि फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, कमेंट करके आंसर दीजिए भाई, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, ऑप्शन सी जूल का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। और अगर हमारी क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखा होगा, क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें, तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और सीधा आप जाएंगे प्रहार बैच पर, ज्वाइन कीजिए। डेली मेरे 23 तारीख से क्लासेस चलेगी,
CGGS साहू सर के द्वारा, साइंस मेरे द्वारा, रेगुलर रूप से 2 महीने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन देना है तो सही से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी, जुड़िए भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 60 का, वेरी गुड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण से। एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है? थोड़ा सा मैं स्पीड करता हूं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का भी स्पीड बढ़ा रहा हूं बेटा। तो सभी अपना अटेंशन बनाए रखेंगे, कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, ताकि मोटिवेट होकर क्लास आगे बढ़ाए। ठीक है, चलिए चलिए। कमेंट आ रहा है दीक्षा का कि सर बताइए 1.5 है ना, कांच का बेटा, है ना, कांच का पूर्णांक होता है 1.5। एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है? एक ही प्रकार के जीव, भूमि का उपयोग, या वनस्पति का विविधता, या जल का संचय। जल का संचय, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वनस्पति की जितनी ज्यादा विविधता होगी, है ना, वनस्पति की जितनी ज्यादा विविधता होगी, एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए यही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन का लेवल अब कैसे बढ़ रहा है ना। ये प्रयोगशाला परिचारक का ही क्वेश्चन पेपर है, जो हाल ही में हुआ है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय विघटन, जल प्रदूषण, या अनियमित वर्षा। आपको जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है, तो मैं बताऊंगा कि सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रस के डाइऑक्साइड के कारण होती है। जब क्या होता है, सल्फर मौजूद है ना, और नाइट्रोजन मौजूद है वायुमंडल में, है ना, सल्फर की मौजूदगी और नाइट्रोजन की मौजूदगी ऑलरेडी वायुमंडल में है। और जब बारिश होती है H2O, तो इनके साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आपके अम्ल वर्षा को बढ़ावा देती है, अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देती है। पूरा चीजें प्रैक्टिकल होगा। तो 62 का 20 द करेक्ट आंसर बेटा, 20 द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीनीकरण संसाधनों में से निम्न में से कौन सा उदाहरण है? आपको बताना है कि नवीनीकरण संसाधन, है ना, नवीनीकरण संसाधन मतलब क्या है? जिसका उपयोग आप पुनः कर सकते हैं, पेट्रोलियम, बारूद, सौर ऊर्जा और वनस्पति तेल। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन क्या होगा? सौर ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ही प्रश्न, है ना, और इससे और डीपली प्रश्न आपने आने वाले हैं। क्योंकि अगर व्यापम पेपर लेंगे, है ना, डिपार्टमेंटल होगा तब तो ठीक है। अगर व्यापम पेपर लेगा, क्योंकि बहुत जल्दी री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो व्यापम लेगा अगर पेपर, तो बिल्कुल आपके हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, कूट वाले प्रश्न होंगे। तो जिसके लिए आपको डीपली चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल मेरे साथ कंटिन्यू 23 सितंबर से अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 23 सितंबर से भाई ज्वाइन कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक क्या होता है? मृदा के स्वास्थ्य को जानना है तो जो प्रमुख निर्धारक होते हैं ये कौन हैं, किससे आप निर्धारण कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक रंग से, ऑप्शन बी प्रकार से, ऑप्शन सी कीटाणु की संख्या से, ऑप्शन डी उर्वरक से। चले, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से एलिमिनेशन करना है। तो मृदा का स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक उर्वरक तो नहीं होगा, कीटाणु की संख्या नहीं होगी, रंग नहीं होगा, तो मृदा का बेटा प्रकार इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए हैं। 64 का 20 द करेक्ट आंसर। पूरा मिट्टी के बारे में हम लोग A to Z पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जल संरक्षण के लिए किसके प्रयास महत्वपूर्ण है? जो जल संरक्षण होते हैं तो किसके प्रयास महत्वपूर्ण है? ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न है। आपको कॉमन सेंस लगा के चीजों को बेहतर तरीके से बताना है। सरकार का काम है क्या है, व्यक्ति का काम है, कि समुदाय का, कि सभी विकल्पों का? चलिए, सभी विकल्प सही है क्या? सभी के सभी आंसर देंगे। 65 का आंसर बिल्कुल भाई। जल संरक्षण करना है तो सरकार को भी कदम बढ़ाने होंगे। अब जैसे कि बांध बनाना है, डैम, तो आप पर्टिकुलर एक आदमी बांध कैसे बनाओगे? सरकार इसके लिए फंड जारी करेगी, पैसा जारी करेगी, एरिया लोकेशन जारी करेगा, तो सरकार का तो बिल्कुल उत्तरदायी है। व्यक्ति का भी काम है भाई कि जल संरक्षण पर्टिकुलर आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने से जितना हो सके जल संरक्षण करें। कम्युनिटी का भी काम है, समुदाय का भी काम है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपके सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ सोनम जी, उमेश्वरी जी, पुष्पा, है ना, मोहन, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल सही बेटा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा?
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, जितने बच्चे ऑनलाइन कोर्स हमें ज्वाइन करेंगे मेरे से 23 सितंबर, बिल्कुल एक समय भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि मैं एक एक बच्चों से, है ना, हमेशा जुड़े रहता हूँ, हमेशा उन लेकर कमेंट पढ़ते रहता हूँ। काजल बोल रही है व्यापम लेगा तो कूटेगा, बिल्कुल व्यापम लेगा तो क्वेश्चन अंदर तक जाएगा और हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली चीजों को पढ़ेंगे। जैव विविधता के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? सागरी और स्थलीय, शिकारी और शिकारी होने वाले, गीदड़ और बिल्ली, बारिशी और बिना बारिशी। देखिए ऑप्शन ऐसा दिया है भैया, क्या है? बारिशी और बिना बारिशी, ऐसा कुछ होता है क्या? गीदड़ और बिल्ली ये कैसे जैव विविधता प्रकार होंगे? ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बनाए जाते हैं। शिकारी और शिकारी होने वाले ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर बेटा ए इज द करेक्ट आंसर, सागरी और स्थली। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे भयंकर क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछता है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन के विलोपित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? अब आप ही लोगों को बताना है कि प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या होते हैं। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हो बेटा, एक बार लाइक कर देना सेशन को, ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, 3 5 4 2, देखिए कंपटीशन कितना हो गया, 395 लोग अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 55 लाइक है बेटा, तो बिल्कुल लाइक आप कंटिन्यू करते रहें ताकि वो 100 से ऊपर पहुंच जाए। 3 5 4 और 2, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, इसका आंसर जो डिपार्टमेंट ने लिया है बेटा वो 3 लिया है। क्या लिया है? 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। विभाग के हिसाब से ए लिया गया है। ठीक है, हालांकि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है ना, अलग अलग लिया गया था। अगर मैं बता दूं प्रदूषण के और अन्य प्रकार, तो जनरली हमने देखा कि एक 10वीं क्लास का पेपर था, उसमें मैंने देखा कि प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। उसमें बताया गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, और क्या दिया भाई? वायु, जल, ध्वनि और आपका है लास्ट मृदा प्रदूषण, है ना। तो 4 प्रदूषण के प्रकार दिए गए थे, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर लिया है डिपार्टमेंट ने, है ना। तो बिल्कुल ऐसे चीजों को याद रखना कि डिपार्टमेंट ने क्या आंसर लिया है। तो डिपार्टमेंट ने 3 आंसर लिया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विस्फोट, देखो बहुत सारे बच्चों को तो सिलेबस पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या चीज है ना, सिलेबस में किन बातों का उल्लेख किया है, हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो नाभिकीय विस्फोट किस प्रकार का प्रदूषण होता है? क्या ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण है? क्या ये ध्वनिक प्रदूषण है? क्या ये वायुमंडलीय प्रदूषण है? क्या ये स्थलीय प्रदूषण है? तो सभी बच्चे करेक्ट करके आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, वायुमंडलीय प्रदूषण है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण है? वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्या है भाई? रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है। चलिए, ये एक और कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न है भाई, साइबर आपदा क्या है? सभी बच्चों से मैं आंसर चाहूंगा कि साइबर आपदा क्या है। बिल्कुल आप लोग बताएंगे साइबर आपदा क्या है। क्या साइबर आपदा एक अग्निकांड है, कि विविधता की कमी है, कि विकल्प नहीं दिया गया है, या डी आतंकवादी हमले या साइबर अपराधों के कारण आने वाली आपदा है? वेरी गुड, सीमा जी, श्वेता जी, उमेश, स्मार्ट बॉय, दीक्षा, किशन, बहुत बढ़िया, राम कुमार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, है ना। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो 100 ऊपर पहुंच चुके हैं, 438 पहुंच चुके हैं, लेकिन लाइक बेटा मात्र 56 है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए। मैं सिलेबस, कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा कि प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस क्या है। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, कल आपको मैं पढ़ाऊंगा कि प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस क्या है, दोनों बताऊंगा। 60 नंबर के आपके साइंस पूछे जाएंगे और 40 नंबर का आपका, है ना, सीजी जीएस प्लस जियोग्राफी प्लस आपके करेंट अफेयर। तो सभी चीजें मान, है ना, जो एक पैरामीटर्स होता है, जो एक मानदंड होता है, वो पूरा चीजें हम लोग कर चुके हैं। चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये भी मैं अपने
क्लास में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। क्षेत्र पूछा गया है, आपको नाम पता होगा कि चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। यहां पे आपको पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए गैर आदिवासी गांवों में, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, ऑप्शन सी वनों की रक्षा के लिए, और डी प्रदूषण नियंत्रण के लिए। चलिए, बिल्कुल मेरा टारगेट रहेगा कि मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो तीन चीजों पर फोकस रखूंगा। पहला है भाई प्रयोगशाला का है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो पढ़ाऊंगा ही, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, है ना, अपवर्तनांक, दुनिया भर की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। दूसरा एमसीक्यू के साथ न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री और भौतिक शास्त्र के न्यूमेरिकल प्रश्न कराऊंगा। और तीसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉलेज के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि 60 में बेटा आपके 45 से 50 नंबर आ जाए। ठीक है, अगर आप 45 से 50 नंबर ले आते हैं तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि व्यापम लेगा तो हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और इजी आ जाता है तो और बढ़िया बात है। हमको 55 से 60 में 60 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी कमेंट आंसर देंगे। वनों की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वनों की रक्षा के लिए। ठीक है, वनों की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए बताइए भाई, पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर, 70 प्लस स्कोर, बिल्कुल बेटा 70 प्लस स्कोर में आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर जैसा अभी व्यापम ले रहा है हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर, अगर ऐसा आकर 70 आया तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा और प्रैक्टिकल बातें करूंगा, जो है सो है ना। अब मैं बोलूंगा कि मैं 100% का आपका है ना, तो पॉसिबल नहीं है यार। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका 100 नंबर आएगा ही नहीं। अगर 100 नंबर क्वेश्चन पेपर हो रहा है तो 100 में 100 कैसे आएगा। ऐसे में तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ना, आज तक किसी भी टॉपर का 100 में 100 नहीं गया है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो व्यापम अगर एग्जाम लेगा तो 100 नंबर का है क्वेश्चन। अगर जैसा अभी आ रहा है तो आपका बेटा 70 प्लस, है ना, 70 प्लस आराम से आपके जनरल कैटेगरी से, और 65 प्लस आराम से आपके ओबीसी कैटेगरी से हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आंसर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। शुगर इज द करेक्ट आंसर भाई, शुगर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है। पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। चलिए, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बिल्कुल क्लिक करके आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल आंसर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी आंसर देंगे, सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। लार में, जो आप लार खाना खाते हो ना, तो बोलते हो कि मुंह से लार आ गया, मुंह से पानी आ गया, तो क्या मुंह से लार आ गया तो कौन सा लार है भाई, कौन सा एंजाइम है। इसी को आपसे पूछा गया, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबका आंसर सही है भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल सबका आंसर सही है, सही जवाब दे रहे हैं, सभी के सभी सही जवाब दे रहे हैं। और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रयोगशाला परिचारक, इसके लिए 430 पद, टोटल 880 निकली हुई थी, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक के 430 हैं, बाकी भृत्य के हैं, चौकीदार के हैं, स्वीपर के हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी के इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मात्र 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये की फीस पर आप साइंस सीजीजीएस की कंप्लीट सिलेबस 2 महीने में कर सकते हैं। मैं स्वयं आपके साइंस पढ़ाऊंगा, साहू सर के द्वारा सीजीजीएस पढ़ाए जाएंगे, जो कि आप सब जानते हैं, पारेंद्र साहू सर संस्थान के डायरेक्टर एंड डिप्टी है ना, तो इनके द्वारा सीजीजीएस आप सब ने देखा ही होगा वीडियो। तो आपको बेहतरीन टीचरों का, बेहतरीन टीमों का संकलन मिल रहा है, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। 23 तारीख से नियमित रूप से थ्योरी की क्लासेस, नियमित रूप से थ्योरी की क्लासेस आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं
वो मैं पढ़ाने के बाद अगले सेशन में करा दूंगा। और इसका जो पीडीएफ अभी जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, उसका पीडीएफ आपको साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन वाले सेक्शन में डलवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच सभी मेरे बच्चों को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।